हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रुप स्टडी प्लस। माय नेम इज खुशी एंड जैसा कि आप सब जानते हो क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस हिंदी में करवाती हूँ। सो पॉलिटिकल साइंस हिंदी में करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपनी वीडियोस देखते रहें। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर की आगे की स्टार्टिंग करवाऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे और 2 क्वेश्चन करवा चुकी थी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको मैप और कार्टून साथ के साथ करवाती चल रही हूँ, तो इसकी टेंशन मत लीजिए। और मेरी तरफ से मैं आपको बोल भी चुकी हूँ कि आप प्लीज अपनी बुक्स भी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। अगर आप धीरे धीरे करते रहोगे तो आप एंड में जाके इतना प्रेशराइज नहीं फील करोगे, ताकि आपको अपने एग्जाम में ज्यादा डर ना लगे और आप इजीली अपना एग्जाम को क्रैक कर सके। 90 अबव का अपना टारगेट लेके चलें। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था। उसके ही ओवरव्यू में देखें तो मैंने आपको रूसी क्रांति बताई थी जो 1917 में हुई थी। 1917 में रूसी क्रांति में जो स्वेच्छाकारी शासन चल रहा था उसे समाप्त करके साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई थी। फिर 1922 में रूस के आसपास के 15 देशों ने मिलकर सोवियत संघ की स्थापना की थी। और 15 देशों ने कैसे स्थापना की, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, उनकी नीति सब एक जैसी थी, इसलिए उन्होंने 15 देशों ने मिलकर सोवियत संघ की स्थापना की थी। फिर हमने 1945 में जब वो महाशक्ति बन गया था सोवियत संघ, फिर हमने सोवियत संघ में ये जाना कि सोवियत संघ में स्वतंत्रताएं कम थी, मीडिया को, जनता को कम स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। वहां पर उत्पादन सब चीजों का होता था, सुई से लेकर गाड़ी तक का उत्पादन होता था। ठीक है बच्चों। ओके, शीत युद्ध के दौर में हमने 2 गुट पढ़े थे और तीसरा गुट, तीसरी दुनिया जो थी हमारी, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन थी। अब हम इस चैप्टर में दूसरी दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका अंत होने वाला है। ठीक है, जो सोवियत संघ खत्म होने वाला है उसके बारे में पढ़ रहे थे। ओके, 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी जो शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता था। आपको पता है जो शीत युद्ध का प्रतीक माना गया, वो शीत युद्ध के प्रतीक को 1961 में खड़ा किया गया जिसे बर्लिन की दीवार बोला गया। और 9 नवंबर 1989 को वह दीवार आम जनता द्वारा, जर्मनी की आम जनता द्वारा खत्म, मतलब तोड़ दी गई। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वियतनाम संकट पढ़ा था हमने। ठीक है, जो 1954 से 1975 तक चला। फिर हमने अफगानिस्तान संकट पढ़ा था जो 79 से 89 तक चला था। 1979 से 89 तक जो 10 साल चला था। ओके, जिसमें गृह युद्ध था, मुजाहिदीन था जो अमेरिका मुजाहिदीन का सपोर्ट कर रहा था और वो से सोवियत संघ की सरकार का तख्ता पलट करना चाहता था। ठीक है, फिर हमने 1985 में देखा कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बन गए। 1985 में ही मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 नीतियां अपनाई थी। किसी को याद है वो 2 नीतियां कौन सी थी? कोई बता सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना वो 2 नीतियां कौन सी थी। ओके, आपका ये होमवर्क है कि आप बताओगे कि कौन सी 2 नीतियां मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में लागू की और उन दोनों नीतियों के क्या कार्य थे। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सबसे पहले 3 देश ने या फिर कहीं राज्यों ने 1987 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। वो थे चेचेनिया, एस्टोनिया और लताविया। फिर 1989 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया। 1991 में 25 जून 1991 में आपको याद हो तो रूस ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। फिर 1991 में 25 दिसंबर, जिस दिन क्रिसमस डे आता है, उस दिन मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया था। ओके, शॉक थेरेपी आपको पता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ना। ओके, सोवियत प्रणाली हमने क्या थी वो पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था सोवियत प्रणाली की आदर्श प्रणाली कैसे थी। ये सोवियत संघ 1945 में विश्व की महाशक्ति कैसे बना था, तो उसकी हमें थोड़ी विशेषताएं बतानी थी कि उसमें संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, उसमें विकसित परमाणु हथियार थे, उसमें सैनिक शक्ति बहुत अच्छी थी, उसमें उद्योगों का विशाल कारखाने थे, सोवियत संघ में नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती थी, सोवियत संघ में तकनीक व अर्थव्यवस्था विश्व की तुलना में अच्छी थी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। और सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। अब जो सोवियत संघ की प्रणाली थी ना, उसमें हमने उसके दोषों का वर्णन करना है। ठीक है, दोष मतलब उसकी कमियों का, उसकी जो कमियां थी उसका वर्णन करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अगर इसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था ये सोवियत प्रणाली की आलोचना करनी है। ठीक है, आलोचना मतलब उसके वितर्क में, तर्क में नहीं, उसके वितर्क में तर्क देने हैं। ठीक है, कि उसके कैसे उसमें अच्छा शासन नहीं था, या फिर उसके कहीं उसके दोषों की बताइए कि उसमें दोष क्या क्या थे, उसकी कमियां क्या क्या थी, उसको हमें एक्सप्लेन करना है आज। ओके, स्टार्ट करते हैं। सोवियत प्रणाली के द्वारा सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। आप सबको पता है, सोवियत प्रणाली के द्वारा जो साम्यवादी शासन था, सोवियत प्रणाली मतलब साम्यवादी जो शासन था, उसके द्वारा सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद मतलब 1945 के बाद, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, उसके बाद महाशक्ति बना। ठीक है, महाशक्ति के रूप में उभरा। परंतु महाशक्ति होने के बावजूद भी सोवियत प्रणाली के कुछ दोष थे जो निम्नलिखित है। अब जो निम्नलिखित है वो हम नीचे देखते हैं, उसमें क्या क्या कमियां थी। पहले थी लोकतंत्र का अभाव। सबसे बड़ी कमी यही थी कि सोवियत संघ में लोकतंत्र का अभाव था, जनता को कम स्वतंत्रता प्राप्त थी और मीडिया को भी कम स्वतंत्रता प्राप्त थी। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। सोवियत प्रणाली में लोकतंत्र का अभाव था क्योंकि सोवियत संघ में एक ही दल था जो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, जो समाजवादी सरकार थी, जो हमारी साम्यवादी सरकार थी सोवियत संघ की, सिर्फ उसी पर आधारित था और कोई पार्टी को वहां पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, आगे देखते, सोवियत संघ में अन्य दलों के निर्माण पर प्रतिबंध था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, तथा जनता सरकार का विरोध भी नहीं कर सकती थी। जनता वहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकती थी, वहां पर विरोध नहीं कर सकती थी, वहां पर कुछ नहीं कर सकती थी। सिर्फ जनता का क्या काम था, अपना काम करो, अपनी लाइफ जियो और बस, वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो विरोध नहीं कर सकती थी सरकार का, कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर क्या था, सोवियत संघ में विपक्षी दल न होने के कारण सरकार अपनी मनमानी करती थी, जिससे सोवियत प्रणाली को एक दोष कहा था। ठीक है, दोष था, जो सोवियत प्रणाली का एक दोष था। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, जैसे यहाँ पर हम अपने इंडिया में देखें तो बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों विपक्षी है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, जिससे ये रहता है कि दूसरा अगर गलती करेगा, अगर बीजेपी कोई गलती करेगा तो कांग्रेस उस पर कदम उठाएगा, आवाज उठाएगा, और अगर कांग्रेस कोई गलती करेगा तो वो तो उसको उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, ये दोनों विपक्षी हैं, विरोधी हैं, इसीलिए वहां पर कोई ऐसी विपक्षी पार्टी नहीं थी। जो भी शासन था सिर्फ सरकार का शासन था, इसलिए वहां पर यह सबसे बड़ा अभाव था, लोकतंत्र का अभाव था। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता का अभाव। और स्वतंत्रता का अभाव क्या था कि जनता को अत्यधिक सीमित स्वतंत्रता प्राप्त थी। अब जनता ना तो विचार प्रकट कर सकती थी और ना उनकी आलोचना कर सकती थी, और ना ही मीडिया द्वारा सरकार की असफलताओं को पूरा किया जा सकता था। मतलब मीडिया ना तो उनकी कोई बुराइयां सामने कर सकती थी जनता के, क्योंकि सरकार ने मीडिया को सिर्फ उतनी ही स्वतंत्रता दे रखी थी कि जितनी वो सरकार कहे कि तुम्हें इतनी न्यूज दिखानी है तो वो उतनी ही दिखाएगा, अदरवाइज वो किसी को मतलब किसी भी न्यूज को नहीं ला सकता टीवी पे। ठीक है, वहां पर ये मीडिया की और जनता की स्वतंत्रता का अभाव था। ओके, मीडिया व प्रेस सदैव सरकार के समर्थन में खबरें देती थी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ मीडिया और प्रेस जो भी थी वो सिर्फ सरकार को समर्थन में ही खबरें दिखाती थी और उनके विरोध में कोई खबरें नहीं होती थी, जो सोवियत प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष था। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी मीडिया स्वतंत्र होगी तो हमारा देश भी काफी हद तक स्वतंत्र होगा, क्योंकि सरकार की बुराइयों का अच्छाइयों का सबको पता लगेगा। बट वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में ही सब कुछ था, सरकार जो चाहती थी वो ही होता था। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, उच्च गुणवत्ता का अभाव। सोवियत संघ की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु का उत्पादन व वितरण सरकार द्वारा किया जाता था, जिस कारण सोवियत संघ में विभिन्न कंपनियों व उद्योगों के बीच प्रतियोगिता उत्पन्न नहीं हो पाती थी। अब जो भी था, सोवियत संघ की व्यवस्था जो थी, प्रत्येक वस्तु का उत्पादन तो होता था, सुई से लेके कार तक का उत्पादन होता था, इतनी सी सुई से लेके इतनी बड़ी कार तक का उत्पादन होता था, और वितरण भी सिर्फ सरकार के द्वारा होता था। ठीक है, अब ये था कि सोवियत संघ में जितनी भी कंपनियां थी, उद्योग थे, उनके बीच प्रतियोगिता नहीं थी। प्रतियोगिता इसलिए नहीं थी क्योंकि बच्चों ये ना सोचते थे कि ये जब इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना ही मिलना है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें,
इनकी मेंटेलिटी ये थी कि अगर हमें इतना काम करने के बाद भी इतना सा मिल रहा है तो हम मेहनत क्यों करें, हम अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे, नॉर्मल मेहनत करेंगे। इन्हें कोई भी कंपटीशन से कोई मतलब नहीं था। ये अपना काम करते थे, अपनी जीविका अर्जित करते थे, मतलब अपना जीवन अर्जित करते थे और बस इतनी ही रहती थी। अब आगे क्या होता है, जिसके साथ सोवियत संघ की गुणवत्ता में निम्न गुणवत्ता पाई गई। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है जब कंपटीशन में होगा, अब यहाँ पर क्या होता है, कंपनीज है इंडिया में बहुत सारी। ठीक है, उसमें हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पार्ले जी वाली कंपनी है वो गुड डे के बिस्कुट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि पार्ले जी कंपनी जो है, पार्ले जी के बिस्कुट जो है और जो गुड डे के बिस्कुट है, आप कौन से खाना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है गुड डे के बिस्कुट खाना पसंद करोगे आप। जो गुड डे के बिस्कुट है वो टेस्टी भी है और खाने में अच्छे भी है। ठीक है, पार्ले जी के बिस्कुट सिंपल है। ओके, इसलिए वहां पर कॉम्पिटिशन, यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, इसलिए यहाँ की गुणवत्ता भी अच्छी है, हर चीज अच्छी मिलेगी। और कंपटीशन के लिए ही, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, एक दूसरे का सामान ज्यादा बिकने के लिए, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन है। बट वहां पर ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए वहां पर निम्न गुणवत्ता पाई जाती थी। और सोवियत संघ की जो वस्तुओं की गुणवत्ता थी पश्चिमी देशों की, मतलब जो अमेरिका जैसे देश की, अमेरिका जो पश्चिम गुट में आता है उसके देशों की तुलना में बहुत ज्यादा निम्न स्तर की थी, अत्यधिक निम्न स्तर कह सकते हैं हम, जिस कारण सोवियत संघ की आलोचना की जाती थी। ओके, 4th पॉइंट देखते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 4th पॉइंट है, ओके, 4th पॉइंट है निजी संपत्ति का अभाव। निजी संपत्ति का अभाव, सोवियत संघ में जो लोगों के पास जो निजी संपत्ति रखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, क्योंकि लोग ये सोचते थे, मतलब सरकार ये सोचती थी अगर लोगों के पास, जनता के पास निजी संपत्ति रखने का अधिकार हो जाएगा तो वो अपनी मनमानी करने लगेगी और उन्हें थोड़ा सा स्वतंत्रता प्राप्त की जाए तो वो शायद बड़ा मांगने की सोचेगी और विरोध करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए वहां पर सारी चीजें देख के होती थी और वहां पर निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, जिसके कारण लोगों के अंदर कार्य करने की प्रेरणा नहीं होती थी। ठीक है, अब पैसे नहीं होंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई पैसे तो उतने ही मिलने, कार्य इतना पूरा क्यों, मतलब मेहनत इतनी क्यों करें। सबके मन में यही आएगा कि जब पैसे इतने मिलने तो इतनी मेहनत क्यों की। ठीक है, तो वहां पर लोगों की जो कार्य करने की क्षमता थी ना, जो प्रेरणा थी, वो कम करने अंत होने लगा उनका। ठीक है, और अधिक मेहनत करके भी ज्यादा सुविधा का उपभोग नहीं कर पाते थे। जितनी मेहनत करते थे उतना ही पैसा मिलना है और अधिक मेहनत करें तब भी उतना ही मिलना है, तो इसलिए वो अधिक मेहनत भी नहीं करते थे। इसलिए सोवियत संघ के लोग कम से कम काम कर अपने जीवन व्यतीत करते थे और निजी संपत्ति न होने के कारण प्रतियोगिता भी समाप्त हो चुकी थी, जिससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख दोष माना जाता है। निजी संपत्ति को भी प्रमुख दोष माना जाता है, क्योंकि लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जिससे लोग कम से कम अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, कम से काम करके, मतलब जितना कम हो सके उतना कम काम करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। 5th पॉइंट है भ्रष्टाचार। बच्चों, भ्रष्टाचार, सोवियत प्रणाली में सभी वस्तुओं पर कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार था, जो एक ही सरकार थी उसी का नियंत्रण था। ठीक है, इसलिए वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते थे, जिससे सोवियत संघ की योजनाओं को भली भांति पूरा ना कर सका और विपक्षी दल न होने के कारण भ्रष्टाचार जनता के समक्ष में नहीं आ पाता था, जिससे सोवियत व्यवस्था अंदरूनी रूप से कमजोर पड़ने लगी। अब भ्रष्टाचार जितना होगा लोग उतना ही सोचेंगे कि हम इतना क्यों करें जब सरकार हमें उतना ही देती है। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि जब सरकार पर है सारी वस्तुओं पर तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। और भ्रष्टाचार की बात रही तो वहां पर भ्रष्टाचार, मीडिया को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं, जो सरकार की बुराइयां थी वो जनता तक पहुंचा सके, इसलिए भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। और वहां पर ऐसी ही अर्थव्यवस्था जो दोष बनती थी वो थी भ्रष्टाचार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1979 में जो सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने पर सोवियत अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये 1979 से 1989 तक चला था युद्ध, मैं आपको बता चुकी 10 साल चला था ये युद्ध, अफगानिस्तान संकट जो चला था हमारा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1979 में सोवियत संघ का और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही अफगानिस्तान को अपने अपने गुट में शामिल करना चाहते थे और इसके लिए सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में बहुत ध्यान केंद्रित किया। वह अमेरिका को हटाने का प्रयास किया, परंतु अमेरिका ने भी यूएसएसआर को बराबर की टक्कर दी, जिससे दोनों गुटों ने अफगानिस्तान पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, परंतु अमेरिका ने जल्द ही अफगानिस्तान से ध्यान हटाकर अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में
महत्वता दी, लेकिन सोवियत संघ किसी भी तरह अफगानिस्तान को अपने संघ में मिलाना चाहता था, जिससे वह अपनी अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। और सोवियत अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पाई गई और अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ गई, जिससे ना तो यूएसएसआर पूरी तरह अफगानिस्तान को अपने गठबंधन में शामिल कर पाया और ना ही अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान दे पाया। अतः अफगानिस्तान संकट से सोवियत अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ गई, जो अपनी आर्थिक असफलता का प्रमुख कारण बनी। अब क्या होता है देखो, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, देखो यहाँ तो हमारा अमेरिका है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला भी अमेरिका है, ये कनाडा है, ये वाला जो छोटा सा मैं सर्कल कर रही हूँ ना, ये क्यूबा है। आपको सिर्फ मैप में दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ पर हमारा सोवियत संघ है, ठीक है, ये रहा हमारा भारत। ओके, ये जो रेड देख रहे हो ना आप, ये छोटा सा जो है ये है अफगानिस्तान। ओके बच्चों, यही रहा अफगानिस्तान आपका, ये वाला ये अफगानिस्तान है। अब क्या होता है बच्चों, देखो अमेरिका जो है, यूएसए जो है और यूएसएसआर, ये अफगानिस्तान को अपने में शामिल करना चाहता था, बट यूएसए भी अपने में इसे शामिल करना चाहता था। अब क्या होता है, दोनों ही इसे शामिल करने के लिए अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए यूएसए भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है अफगानिस्तान पर, और यूएसएसआर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है अफगानिस्तान पर। समय रहते हुए यूएसए तो अपना ध्यान हटा लेता है, अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर देता है, बट यूएसएसआर जो सोवियत संघ है वो अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, और वो अभी भी अफगानिस्तान को अपने में मिलाने में लगा रहता है, उसको बहुत ज्यादा मदद करता है पैसों में और हथियारों में, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ जाती है, और उसके विघटन के होने के कारण भी इनमें से एक ये अफगानिस्तान संकट आता है। ओके बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, दोनों अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और अमेरिका तो जल्दी अपनी अफगानिस्तान से ध्यान हटाकर अपनी अर्थव्यवस्था पर विकास में ध्यान देता है, बट सोवियत संघ अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं देता और अफगानिस्तान को अपने संघ में मिलाने के लिए अभी भी कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ जाती है। ओके, अफगानिस्तान संकट हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ की असफलता के प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए। असफलता जो थी सोवियत संघ की, उसके प्रमुख कारण बताने हैं। शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किन कारणों से पिछड़ने लगी वो बताना है, और यूएसएसआर ने नए राष्ट्रपति के चुनाव किन कारणों से करवाए इसलिए लिखना है। ठीक है, अब क्या होता है, सोवियत संघ की जो यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे पिछड़ने लगी, कैसे सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था को खोता गया, और कैसे नए राष्ट्रपति के चुनाव क्यों करवाए गए, या फिर कहे तो सोवियत संघ की असफलता किस कारणों से हुई, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, आंसर देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, इसमें वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी में से आएंगे, बट अगर आप ऐसी ही लैंग्वेज में लिखोगे कि जैसे स्टार्टिंग यहाँ से ऐसे करनी है, फिर पॉइंट्स लिखने हैं, फिर निम्नलिखित समथिंग ऐसे करके लिखोगे, तो आपके पॉइंट्स मार्क्स बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। सो आई होप आप प्लीज ऐसे ही लिखो और अपने नोट्स को डाउन करते रहो, या फिर आप पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं आंसर। हमें शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर की असफलताओं के कारण बताने हैं, ठीक है, और या फिर राष्ट्रपति के चुनाव किन कारणों से दोबारा हुए थे तो वो बताने हैं। स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध आरंभ होने के बाद यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब आपको पता है शीत युद्ध होने के बाद तो दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न ही हो गई थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को कमजोर करना चाहते थे। अब एक दूसरे को कमजोर करेंगे तभी दूसरा महाशक्ति बन पाएगा, इसलिए उनकी ये थिंकिंग थी कि इसे कमजोर कर देता हूँ, मैं महाशक्ति बन जाऊंगा। दोनों यही सोचते थे। आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, यूएसए और यूएसएसआर में इसे पहली दुनिया, इसे दूसरी दुनिया, इसे अमेरिका, इसे सोवियत संघ, ठीक है, इन दोनों ही नामों से बोलते हैं। ठीक है, प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, कभी आप सोचो कि यूएसए ये था वो था, नहीं, यूएसए अमेरिका है, यूएसएसआर सोवियत संघ है जो अब रूस हो गया है। 1991 तक ये यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, बट अब 1991 के बाद जो अब तक चला आ रहा है वो रूस है, रसिया। ठीक है,
ओके, आगे देखते हैं। जिससे दोनों ने बराबर की टक्कर दी। अब दोनों एक दूसरे को कमजोर करना चाहते थे, दोनों ने बराबर की टक्कर दी, परंतु सोवियत अर्थव्यवस्था पिछड़ने लगी क्योंकि उसने अपनी अर्थव्यवस्था का ध्यान न देकर दूसरे देशों को अपने में शामिल करने की सोची, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी डाउन होती रही, जिसे हम निम्नलिखित तर्कों द्वारा समझा जा सकता है, ये स्पष्ट किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ क्या थी? शीत युद्ध में जो तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी ना, तो दोनों महाशक्तियों ने अपने एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए हथियारों की प्रतियोगिता स्टार्ट कर दी। हथियारों की प्रतियोगिता मतलब हथियारों की होड़ स्टार्ट कर दी, एक दूसरे से हथियार ज्यादा बनाने की होड़ स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ ने जो एक दूसरे से हथियारों की होड़ में आगे निकलने के लिए सारा ध्यान हथियारों पर लगा दिया था। ठीक है, अब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए उन्होंने अपने हथियारों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, जिससे ठीक है युद्ध में जो भी अगर युद्ध होता है तो एक दूसरे का हराया जा सके या एक दूसरे का विनाश किया जा सके। उनकी ये मेंटेलिटी बन गई थी कि अगर युद्ध हो जाएगा तो हमारे हथियार उस टाइम पे काम आएंगे और इसे हराया जा सकता है, ताकि युद्ध में एक दूसरे को हराया जा सके। ठीक है, फिर परंतु सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में अमेरिका से आगे निकलने के लिए सभी संसाधनों व मुद्रा का आदि का बहुत अधिक खर्च किया। हथियारों पर सोवियत संघ ने इतना ज्यादा खर्च किया कि उसकी अर्थव्यवस्था डाउन होती रही और उसने अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं देखा, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ गई और पिछड़ने लगी। अमेरिका से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पिछड़ने लगी। ताकि कैसे पिछड़ने लगी मैं आपको बता चुकी हूँ। सुनो, इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी है, बल्कि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको तभी याद हो जाएगा। सोवियत संघ अर्थव्यवस्था में अमेरिका से पीछे कैसे पिछड़ने लगा। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर ये है कि हथियारों की होड़ इतनी बढ़ गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ ने इतनी ज्यादा हथियारों की होड़ की, तो अमेरिका ने तो समय रहते अपने हथियारों की होड़ को रोक दिया, अपनी मुद्रा को, अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर लिया, बट सोवियत संघ ने नहीं रोका। अपनी मुद्रा, अपनी संसाधन, काफी चीजों को हथियारों में लगाया, खर्च करा इतना अधिक पैसा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ गई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा वियतनाम संकट। 1973 में वियतनाम संकट हुआ। अब क्या था वियतनाम संकट, वो पढ़ते हैं। 1973 में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियों ने अब वियतनाम को अपने अपने साथ मिलाने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित किया और एक दूसरे को कमजोर करने व विचारधारा को फैलाने से रोकने हेतु बहुत अधिक खर्च किया। ओके बच्चों, अब क्या था, देखो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अपने ग्रुप में वियतनाम को मिलाना चाहते थे, बट वियतनाम में जो लाओस और कंबोडिया की धरती पर लड़ा गया युद्ध था, वो अमेरिका सेना और सोवियत की सेना के बीच लड़ा गया युद्ध था। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जो अमेरिका था उसने तो अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए अपनी वियतनाम में से अपना कब्जा हटा लिया, मतलब अपना ध्यान हटा लिया, बट सोवियत संघ ने अपना ध्यान नहीं हटाया और वो अभी भी वियतनाम को अपने में मिलाने में उसकी अर्थव्यवस्था मतलब खराब होती चली गई और वियतनाम को अपने में मिला ही लिया। फिर क्या होता है, लास्ट में अमेरिका सेना को खदेड़ दिया, मतलब भगा दिया वहां से वियतनाम में से। किसने? सोवियत संघ की सरकार, मतलब सेना ने। ठीक है, अब यूएसएसआर ने वियतनाम के साथ आने के लिए बहुत ज्यादा ही खर्चा किया था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ गई और उसने अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट देखते हैं, अफगानिस्तान संकट। ये वही पॉइंट्स हैं जो अब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पिछड़ने के कारण बताते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट का आता है अफगानिस्तान संकट, जो 1979 से 1989 तक चला, 10 साल तक। अब क्या होता है, जो 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए अमेरिका से ज्यादा खर्चा किया। जो तीनों ही युद्ध थे, अफगानिस्तान संकट, वियतनाम संकट और एक कोरिया संकट, इन तीनों ही युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही इस बात पे लड़ते हैं कि ये देश हमारे में मिल जाए, इसी बात पे ही उनकी लड़ाई होती है। ओके, आगे देखते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, अफगानिस्तान में आपको मैप में दिखा चुकी हूँ, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही इसे मिलाना चाहते थे, परंतु अमेरिका ने तो अपना ज्यादा जितना खर्च किया था, वो अमेरिका ने अपनी सारी अफगानिस्तान के लोगों को सरकार के विरुद्ध कर दिया। अब क्या होता है, देखो साथ मतलब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए अमेरिका से ज्यादा खर्चा किया, परंतु अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के लोगों को सरकार के विरुद्ध कर दिया। ठीक है, अफगानिस्तान के जो लोग थे, जो जनता थी, उसे सरकार के विरुद्ध अमेरिका ने कर दिया, जिससे सोवियत संघ का अफगानिस्तान सरकार का अधिक आर्थिक सहायता देनी पड़ी, जिससे सोवियत सरकार अपनी अर्थव्यवस्था फिर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई और सोवियत अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व खाने पीने की वस्तुओं में कमी पड़ गई, जिससे सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका की तुलना में पिछड़ने लगी और स्थिर पड़ गई, जो सोवियत संघ की असफलता का एक प्रमुख कारण है।
अब कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। जो अमेरिका था ना, अमेरिका ने जनता को सरकार के, अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ भड़का दिया। इसी को देखते हुए गृह युद्ध चल गया वहां पर। ठीक है, अब गृह युद्ध छिड़ गया तो सोवियत संघ ने वहां पर गृह युद्ध को रोकने के लिए और वहां पर सरकार स्थापित करने के लिए बहुत खर्च किया, बहुत ध्यान केंद्रित किया। बट क्या होता है, फिर लास्ट में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान की सरकार पर अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की, लेकिन सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी जो थी वो खराब होने लगी, स्थिर पड़ने लग गई। और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर ध्यान न देते हुए अफगानिस्तान को अपने में मिलाने में सोवियत संघ ने इतना खर्चा किया कि वहां पर सोवियत संघ में खुद खाने पीने की कमी आने लगी। ठीक है, ये हुआ था। आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ? 1991 में हुआ। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। अब कैसे हुआ वो बताना है हमें। और शीत युद्ध का अंत भी इसी टाइम हो जाता है, क्योंकि दो महाशक्तियों के बीच ही तो शीत युद्ध था। अब एक महाशक्ति खत्म हो जाएगी तो दूसरी तो अपना आप ही महाशक्ति बन जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ। ठीक है, शीत युद्ध का अंत जो था सोवियत संघ के विघटन के साथ कैसे हुआ? सोवियत संघ महाशक्ति था, अमेरिका महाशक्ति था। अब ये सोवियत संघ खत्म हो जाएगा तो महाशक्ति एक ही बचेगी जो थी अमेरिका। आगे देखते हैं। और यूएसएसआर के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब हमें क्या देखना है कि जो यूएसएसआर था, जो सोवियत संघ का, उसके विघटन होने के क्या कारण थे। ठीक है बच्चों, ओके। 25 दिसंबर 1995 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 है बच्चों ये। ठीक है, 1995 नहीं है, 1991 है ये, 1991 है। ओके, करेक्ट कर लेना प्लीज। ओके, अफगानिस्तान संकट। अब ये फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो शीत युद्ध था, या फिर कहें कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, तो उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। ठीक है, 79 में और 79 से 89 तक चला ये युद्ध। उसमें सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और अपनी सारी शक्ति का प्रयोग अफगानिस्तान को अपने गुट में शामिल करने के लिए किया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ गई। और अपनी उस अर्थव्यवस्था पर ध्यान न देकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को खो दिया और यूएसएसआर का विघटन हो गया। ओके, यह फर्स्ट पॉइंट माना जाता है कि दोनों ही देश एक दूसरे को हराना चाहते थे और अफगानिस्तान पर ज्यादा ही खर्च करने के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ गई, जिस कारण से उनकी अर्थव्यवस्था में खाने पीने की कमी आई और उनका विघटन हो गया। सेकंड पॉइंट है राज्यों में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, जो राज्य मतलब विश्व स्तर पर जो राज्य थे, देश थे, उनमें स्वतंत्रता आंदोलन चलने लगे। जो सोवियत संघ के राज्यों में स्वतंत्र आंदोलन आरंभ हो चुके थे। अब क्योंकि सोवियत अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ने लगी थी, तो इसलिए 1987 और 1988 में इन दो देश मतलब सन में 1987, 1988 में चेचन्या, एस्टोनिया और लताविया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ से अलग हो गई और उनने इन तीनों देशों ने, चेचन्या, एस्टोनिया, लताविया, इन तीनों देशों को याद रखना। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले किन देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो सबसे पहले 1987 और 1988 में चेचन्या, एस्टोनिया और लताविया ने, ठीक है, चेचन्या, एस्टोनिया और लताविया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और रूस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित 25 जून 1991 में किया था। अब इन तीनों देशों ने तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिससे सोवियत संघ के देश, अन्य देश भी स्वतंत्रता आंदोलन करने लगे और सोवियत संघ से अलग होने का सोचने लगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों, जर्मनी का एकीकरण। अब जर्मनी क्या थी, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ वो हम इसमें पढ़ेंगे। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, आपको बताया था, जो जर्मनी को विभाजित कर दी थी। ठीक है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके बच्चों, देखो ये जो आप देख रहे हो पूरा वर्ल्ड मैप है, जिसमें यहाँ पर तो आपका यूएसए है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपका यूएसएसआर है, ये वाला हिस्सा, ये रहा आपका भारत और ये रहा आपका जर्मनी। ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण बोलते हैं ना, जिसमें जो मैं आपका थर्ड पॉइंट बता रही हूँ उसमें जर्मनी का एकीकरण वो यहाँ पर है। छोटा सा देश देख रहे हो ना आप, ये रेड वाला, ये आपका जर्मनी है। ठीक है बच्चों, ओके। ये रहा आपका जर्मनी। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। ये ऐसे दिखता है जर्मनी। ठीक है,
जो जर्मनी देश है वो ऐसे दिखता है, वो 2 पार्ट में बट गया था, जिसे बर्लिन की दीवार ने बांटा था, जो ये रही बर्लिन की दीवार। ठीक है, इस दीवार ने बांटा बर्लिन की दीवार को, जो एक तरफ पूर्वी और एक तरफ पश्चिमी था। यहाँ पर पश्चिम था और यहाँ पर पूर्वी था। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इस तरह दिखती थी बर्लिन की दीवार। ये टैटू बनाए दिख रहे हैं आपको, इस तरह दिखती थी आपकी बर्लिन की दीवार, जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को बांटती थी, विभाजित करती थी। और जैसा आपको पता है, ये 155 किलोमीटर लंबी और 10 फुट ऊंची थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था पॉइंट्स में, उसमें ये 10 फुट ऊंची और 155 किलोमीटर लंबी थी। ओके बच्चों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉइंट अपना। ओके, मैं आपको मैप में बता चुकी हूँ जर्मनी कहाँ था, और जिसे जर्मन की दीवार ने विभाजित, बर्लिन की दीवार ने जर्मन को विभाजित किया था। अब जो शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती थी बर्लिन की दीवार, जिसे 1989 में तोड़ दिया गया। ठीक है, जनता, आम जनता द्वारा ही तोड़ दिया गया। ओके, ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1989 में इस जर्मनी की दीवार को तोड़ दिया गया आम जनता द्वारा। ठीक है, और ये जब गिरा दिया गया, जिससे शीत युद्ध का प्रतीक समाप्त हो गया और यूएसएसआर के अन्य राज्य भी यूएसएसआर से अलग हो गए, सोवियत संघ के अन्य राज्य भी सोवियत संघ से अलग हो गए, जिससे सोवियत संघ का विघटन हो गया। फोर्थ पॉइंट है रूस द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा। अब 25 जून को 1991 को रूस ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, और सोवियत संघ के सबसे बड़े राज्य जो था, सबसे बड़ा देश जो था सोवियत संघ का, वो रूस ही था, जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिससे सोवियत संघ के अन्य राज्य भी स्वतंत्र हो गए। जो 15 देश बन के सोवियत संघ की स्थापना हुई थी रूस ने, और 15 देशों ने मिलकर सोवियत संघ की स्थापना की थी, तो वो रूस ही जब खत्म हो गया, रूस ने ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो ये 15 राज्य क्यों होंगे? तो इन 15 राज्यों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और 1991 में स्वतंत्र रूस के प्रथम राष्ट्रपति जो रूस था, उसके जो प्रथम राष्ट्रपति बने 1991 में, वो थे बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, ये फर्स्ट राष्ट्रपति थे रूस के। ठीक है, जिससे मिखाइल गोर्बाचेव नाम मात्र के राष्ट्रपति रह गए। अब उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, तो वो मतलब राष्ट्रपति क्यों होंगे? ठीक है, इसलिए वहां के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने, और रूस द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा यूएसएसआर का विघटन का प्रमुख कारण बनी। ठीक है बच्चों, फिफ्थ पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। अब 1985 में जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने 2 नीतियां अपनाई थी। एक तो थी ग्लासनोस्ट और एक थी पेरेस्ट्रोइका। अब जब ये राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने अपने सोवियत संघ के विघटन में, मतलब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए 2 नीतियां अपनाई। ग्लासनोस्ट में ये था कि अपने जो भी मीडिया और जनता थी उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त की जाए, और पेरेस्ट्रोइका में राज्यों को, मतलब देशों को यूएसएसआर से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई, जिससे यूएसएसआर के लोगों को राज्यों का अत्यंत स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, जिससे लोगों को भी और राज्यों को भी ज्यादा ही स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और जब लोगों को स्वतंत्रता मिल जाती है, तो वो फिर दोबारा बंदी बनने की बिल्कुल नहीं सोचते। इस पॉइंट है बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव का इस्तीफा। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया जनता के प्रेशर में आके। ओके, और उस संधि का भी अंत हो गया जो मिखाइल गोर्बाचेव ने चलाई थी, जो नीतियां चलाई थी उनका भी अंत हो गया। स्थापना जिनकी की थी संधियों की। अब 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ का शीत युद्ध और अंत भी हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व स्तर पर सोवियत संघ का भी और शीत युद्ध का भी अंत हो गया। 7 पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। आपने इसमें क्वेश्चन में ये पढ़ा है कि जो सोवियत संघ है उसकी असफलताओं का कारण बताइए। तो उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सिर्फ एक ही पार्टी का अंकुश था, अन्य पार्टियों की जगह नहीं थी, तो वो भी एक असफलता का कारण है। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। जो प्रौद्योगिकी और बुनियादी जो भी वहां पर उद्योग उत्पादन होता था या फिर कई अर्थव्यवस्था, तो उसके वो पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा पीछे थी। ओके बच्चों, आज के इतना ही। हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 7 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊंगी आपकी। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो। प्लीज सपोर्ट, शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सारे पार्ट्स देख लें ताकि आपको चैप्टर इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।